अब में बीजेपी को झटका लगा है। वहीं जेएमएम के हेमंत सोरेन की क़यादत में महागठबंधन की हुकूमत बनना यकीनी है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन को 47 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि बीजेपी 25 सीटों पर निमट गई। वज़ीर आला रघुवर दास के साथ बीजेपी के रियासती सदर इंतखाब में शिकस्त खाते नजर आ रहे हैं। जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16 जबकि आरजेडी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। वाज़ेह रहे एनसीपी ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने एनआरसी को लेकर तशवीश का इजहार किया है। शरद पवार ने एनआरसी से मुतल्लिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का इल्जाम भी लगाया। शरद पवार ने सीएए पर भी अपना एतराज जाहिर किया। देश की जो इकोनॉमी है वो ठीक तरह से हैंडल करने में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कामयाब नहीं हुई और इससे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो खराब हो रहा है और इसकी कीमत कई सेक्टर को देने की नौबत आ रही है। तीसरा एक समस्या और वो एनआरसी के बारे में पार्लियामेंट में इस पर बहस हुआ था। इससे एक तरह की स्थिति सदन के सामने रखी गई थी विपक्ष की तरफ से कि इससे एक धार्मिक अंतर डिस्टेंस लोगों में बढ़ने की संभावना है और देश की एकता को ठेस लगने की संभावना है। मगर मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने इसमें सुना है नहीं और जो कुछ उनको कदम उठाए थे उन्होंने कदम उठाए। इसका नतीजा पिछले कुछ दिनों से देश में कई राज्यों में लोग आज सड़क पर उतरे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपनी नापसंदी डेमोक्रेटिक मार्गों से लोग सामने रखते हैं। आज मुझे प्रधानमंत्री का जो स्पीच हुआ कल शायद दिल्ली में रामलीला मैदान या कहीं, तो स्पीच सुनने के बाद आश्चर्य लगा कि उन्होंने 2 बातें कही कि एक, इस बारे में मंत्रिमंडल में कुछ बहस हुआ नहीं, जिसे डिस्कशन किया नहीं और पार्लियामेंट में हुआ नहीं। देश के होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि एनआरसी हम लाने वाले हैं, पूरे देश में लाने वाले हैं और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस पर बहस नहीं हुई। मुझे आश्चर्य लगा। इस तरह से एक तरह से कुछ कदम उठाना और ये कदम गलत हो गए, साबित हुए, तो इस पर हमने कुछ बहस नहीं किया, इस तरह की बात करना मुझे लगता है देश के प्रमुख लोगों को शोभा। राष्ट्रपति हाँ, और ख़ास तौर पर 2019 में राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण दोनों सदन के सदस्यों के सामने हुआ, इसमें भी एनआरसी नेशन वाइड लाने की बात कही गई थी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम अराकीन असेंबली, उलमाए किराम और मुस्लिम दानश्वरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि महाराष्ट्र में एनआरसी कानून नाफिज नहीं होगा, लिहाजा अब आप इस ताल्लुक से किए जाने वाले एहतजाज के सिलसिले को बंद करें। आपके एहतजाज की आवाज़ हुकूमत तक पहुंच चुकी है। मुंबई के सरकारी सह्याद्री गेस्ट हाउस में मीटिंग मुनक्किद की गई थी। हाउस के फ्लोर पे नागपुर में पहले कह दिया था, आश्वासन दिया था कि मेरे राज्य में किसी एक व्यक्ति को इस नागरिक कानून से, एनआरसी से तकलीफ नहीं होगी। जो यहाँ का रहने वाला यहीं रहेगा, इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। इसके लिए मैं किसी हद तक भी जाऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र में किसी एक व्यक्ति को तकलीफ नहीं होगी। अब ये बातें जो है उन्होंने वहां बोला था, आज उन्होंने बोला कि अपने आपकी कम्युनिटी को बुला लो, हम कम्युनिटी के सामने उनकी जो भी गलतफहमी उसको दूर करने को तैयार हैं। उन्होंने हर एंगल से बात किया है कि मैं इसके लिए मैं और कानून पता लगा रहा हूं और इसमें मैं अंदर तक जो है इसका मैं रिव्यू कर रहा हूं। लेकिन मैं लास्ट में एक बात तो जरूर कह रहा हूं कि यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति को भी किसी धर्म के नाम पर तकलीफ नहीं दी जाएगी। ये मेरा आश्वासन है, मेरा वचन है।
नहीं, वो कह रहे हैं वो शेल्टर जो बन रहा है ना, वो शेल्टर इसलिए बन रहा है कि कुछ नाइजीरियन लोग, कुछ बाहर के मुल्क के लोग जो यहाँ नशे का काम करते हैं, सजाएं हो चुकी, यहाँ पड़े हैं, उनको कोई ले नहीं जा रहा, कहीं जा नहीं रहे हैं, ऐसे लोग जो घुसपैठी हैं, और वो सिर्फ वो शेल्टर मैक्सिमम 35 आदमी का है। भारत के लोग हैं, कोई यूपी का है, कोई दिल्ली से आया हुआ है, कोई कहीं का रहने वाला है, और सब मुंबई में रहते हैं। इनके सामने बहुत जितनी संगठन हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी सब आई थी, और इन सब के सामने मुख्यमंत्री जी ने बहुत ताकत का कि मैं बाला साहब ठाकरे की औलाद जो कहता हूं करके दिखाता हूं, ये कहा उन्होंने। वो बोले कि मैं पूरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करके देखूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किधर भी डिस्टर्ब नहीं हुए, और स्पेशली माइनॉरिटीज मेरे जब तक के मैं सीएम हूं इधर, उसमें एब्सोल्युटली सेफ है। दूसरे भी काफी मुद्दे थे जो मुसलमानों की बात करनी थी, उन्होंने बोला पहले ये मकसद पे हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद में 10-15 दिन के बाद में मिलकर दूसरे भी जो माइनॉरिटीज के इशू है वो भी मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सीएम साहब ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि हम महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे, और सीएबी के मुतालिक से जो हम लोगों की गलतफहमियां हैं, उन तमाम गलतफहमियों को हम दूर करेंगे। अब आने वाले दिनों में हम ये देखना चाहेंगे कि सीएम साहब किस तरीके से हमारी गलतफहमियों को दूर करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को जो मैसेज दिया गया है वो मैसेज ये है कि मुल्क को और रियासत को पीसफुल रखना, खुसूसन मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम वो इजला जो 36 जिले हैं, वो तमाम जिले के अंदर में किसी किस्म की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इस बात का आश्वासन सीएम साहब ने दिया है। लेकिन एक खास बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सीएबी को लागू करेंगे या नहीं करेंगे। तो सीएम साहब ने इस बारे में कहा है कि हम सीएबी को पढ़ रहे हैं, गौर कर रहे हैं, अगर यहाँ के मुल्क के मफाद में होगा तो लागू करेंगे, मुल्क के मफाद में नहीं होगा तो हम अपनी रियासत में लागू नहीं करने देंगे। दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस का धरना जारी है। देर असना सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने आईन की तमहीद को पढ़कर सुनाया। इसके अलावा सोनिया गांधी ने भी आईन की तमहीद पढ़कर सुनाई। सीएए और एनआरसी मुखालिफ धरने में कांग्रेस सदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दीगर मुतादिद रहनुमा और बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान और आम लोग भी धरने में शामिल हैं। मुल्क भर में एनआरसी और शहरी तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी उसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने महागर्जना का इनेकाद किया और एनआरसी और सीएए की पुरजोर मुखालफत की। यूनिवर्सिटी तलबा ने आर्ट्स कॉलेज पर एहतजाज किया। शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत करते हुए पुदुचेरी यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन की तालिबा रबीहा ने कन्वोकेशन में गोल्ड कबूल करने से इनकार कर दिया। रबीहा चूंकि सीएए के मुखालफत में हो रहे एहतजाज का हिस्सा थी तो उन्हें कन्वोकेशन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के आते ही हॉल से जाने के लिए कहा गया और सदर जमहूरिया के हॉल से जाने के बाद ही रबिया को हॉल में आने दिया गया और जब उन्हें गोल्ड मेडल कबूल करने के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो उन्होंने गोल्ड मेडल को सीएए की मुखालफत करते हुए कबूल करने से इनकार कर दिया। The year 2018, Mass Communication Department. When I arrived here, when the president came, they asked me to come outside. They didn't use any force or anything. They asked me to come outside, and automatically I knew why. What was the reason that they wanted me to come outside? So, as a protest against what all is happening against every students in India right now, I am rejecting the gold medal, and as a protest, because this is an insult for me. It's an insult against every Indian who is fighting for what is happening right now, and I have rejected my gold medal because I'm a very educated person and I do not want a gold medal to tell me what to do. And this is my protest, and this is my solidarity with all students, with everybody, girl, boy, everyone, Muslim, Hindu, every Indian out there who is fighting for against CAA, against NRC, against NPR, no matter where they're coming from. This is in solidarity with them. And I hope that the message is strong. जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा की जानिब से सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज का आज 11वां दिन है। यूनिवर्सिटी में तलबा आज भी पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इस मौके पर तलबा बार बार उनके एहतजाज को सियासी पार्टियों से जोड़े जाने की मुखालफत कर रहे हैं।
जामिया के एहतजाज का जायजा लिया हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुरम शहजाद ने। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया से जो प्रदर्शन और एहतजाज शुरू हुआ था, आज वो 11वें दिन में दाखिल हो गया है। ये आज की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इस वक्त दिन का तकरीबन 1 से 1:30 के करीब बज रहा है और इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया में जो प्रदर्शनकारी हैं, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर पोएट्री पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि CAA और NRC के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद होती रहेगी। बड़ी तादाद में अभी तक यहाँ लोग जमा हुए, लेकिन जैसे जैसे ही दिन ढलेगा, जैसे जैसे ही शाम होती जाएगी, यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग यहाँ पर आएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। हर जगह नो CAA, नो NRC, तो ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर तलबा यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर ये संविधान की शक्ल दी गई है, जिसको दिखाने की कोशिश की गई है। ये संविधान है जो लूला लंगड़ा हो गया है और इन्होंने अपने आप को इसी तरीके से कर लिया है। भाई क्या नाम है आपका और ये क्या हुलिया आपने बनाया है? मेरा नाम जुबैर आलम है और मैं जामिया में मास मीडिया का छात्र हूँ। जिस तरह नागरिकता संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है दोनों सदनों में, तो ये एक तरह से हमारे लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों का हनन है। उसके विरोध में मैं संविधान बनाऊँ और संविधान की सरकार की दृष्टि से ये हालत हो गई है। तो ये संविधान है जो लूला लंगड़ा हो गया है। हमारे साथ मिरान हैदर साहब जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे प्रोटेस्ट के कहीं ना कहीं रूह रवा है। मिरान साहब, आज आप लोग 11वां दिन हो गया है, क्या कहेंगे? कल प्रधानमंत्री ने बहुत सारी वजाहत की, बहुत सारे स्पष्टीकरण, और खास बात ये कही कि हिंसा मत करो, मेरी आलोचना करो, लेकिन पब्लिक की गाड़ियां मत जलाओ, गरीबों को परेशान मत करो। मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री को ये बात हिंसा और अहिंसा पे कहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके मुख्यमंत्री रहते हुए गोधरा का नरसंहार हुआ हो, हजारों लोग मारे गए हों, वो दूसरों को हिंसा और अहिंसा की बात नहीं सिखा सकता है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया गांधी की धरती है, गांधी ने इसको बनाने में बड़ा योगदान दिया है। हम तो गांधी के पुजारी हैं, गांधी के रास्ते पे चलने वाला है हमारा पूरा आंदोलन। और हमारा ही नहीं, ये देश का आंदोलन, चूंकि गांधी का देश बचाने की लड़ाई है, बाबा साहब का संविधान बचाने की लड़ाई है, सत्य और अहिंसा पे चल रहा है। ये मोदी पुलिस और वो राज्य लोगों के ऊपर लगातार ये आरोप है कि रिमोट कंट्रोल के जरिए पीछे से कंट्रोल कराया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन नहीं है बल्कि भड़काया जा रहा है। बिल्कुल गलत ये बात है, ये इल्जाम है। इसको हमारे पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण और दबाने की साजिश है। जामिया मिलिया इस्लामिया आंदोलन से पैदा हुआ एक यूनिवर्सिटी है और यहाँ के एक छात्र और छात्राएं जो लाठी खाए हैं, जो यहाँ धरना दे रहे थे, शांतिपूर्ण या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लेते, सभी छात्र छात्राएं एक पॉलिटिकल थॉट रखते हैं, विचारधारा रखते हैं कि देश के प्रति समर्पित सोच रखते हैं। तो जो भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देश बचाने की लड़ाई है। कहना चाह रहा हूँ कि ये GST नोटबंदी नहीं है कि तुरंत लागू कर दिया, ये NRC है। 15 दिन के अंदर सरकार ये नहीं बता पाई कि जो इंडियन एक्ट कर रहा है वो लागू होगा, कि 1950 से लेकर 1987 के बीच में जो भी पैदा हुआ ये इंडियन एक्ट कर रहा है, ये असम का एक्ट अलग है। वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो ये कह रहे हैं कि अभी NRC की बात ही नहीं है। बात नहीं है, अभी से आज से 8 से 10 दिन पहले अमित शाह जी, मोदी जी कहा ना पूरे देश में NRC लागू होगा, उनके सारी रिकॉर्डिंग रखी हुई है। 1 मिनट, अभी सवाल इस बात का है कि सर आज अखबार में आया है कि 134 करोड़ देश के नागरिक हैं, जिसमें 125 करोड़ के पास आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड मान्यता नहीं है। 90 करोड़ कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऑन रिकॉर्ड बार ये कह चुके हैं कि हम पूरे देश में 2024 से पहले NRC लाएंगे। तो ये बताना होगा कि या तो वो झूठे हैं जो ये बात चुनाव में कर रहे हैं, या फिर तो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में शहरी तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ। 30 से ज़ायद मुस्लिम तंजीमों के तहत हुए इस जलसे में लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने गम गुस्से का इजहार किया। मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी इजलास में शिरकत की और शहरी तरमीमी कानून को वापस लेने का मोदी हुकूमत से मुतालबा किया। CAA कानून के खिलाफ कर्नाटक में मुनक्किदा अब तक का ये सबसे बड़ा जलसा साबित हुआ और पुरअमन तरीके से एहतजाजी मुजाहिरा इख्तिताम को पहुंचा। इस मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू ने तरक्की पसंद अदीबों, दानिश्वरों, तलबा और जलसे के मुंतजमीन से खास बातचीत की।
बेंगलुरु में हुए मरकज़ी एहतजाजी जलसे में न सिर्फ मुस्लिम तंजीमें बल्कि दलित, सिख, ईसाई और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। इस वक्त एडवोकेट बीटी वेंकटेश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात मुस्लिम की नहीं, बात क्रिश्चियन की नहीं, सिख हिंदू की नहीं, मजहब के नाम पे किसी को बांटें। तो ये जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट जो बनाई गई, बहुत जल्दबाजी में करके सरकार ने किए हैं। ये बताया जाता है कि इस मुल्क के लोगों को बांटने की कुछ साजिश है। तो आज जो है सबके वजूद का मसला है, तमाम के इत्तेहाद आया है। और वह इत्तेहाद ये नहीं कि मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, इत्तेहाद इसलिए हो रहा है कि जिस बुनियाद पर हिंदुस्तान बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो बना के सारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद को हिला दे रहे। जी, यहाँ पे आप जब देख सकते हैं एक तारीखी जलसा है बेंगलुरु की हिस्ट्री में। हज़रत खुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह की ईदगाह में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक़िद किया था। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि खैर व आफियत के साथ, अमन व सुकून के साथ तमाम जलसा मुकम्मल हुआ। आना चाहिए भाई, ये सभी का जो है मसला है। इसमें जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, सबका तमाम का मसला है। इसमें तमाम जुड़ के करना चाहिए, क्योंकि ये जो NRC और CA है, ये डायरेक्टली हम लोग की सिटीजनशिप, जो मुसलमान हैं उनकी सिटीजनशिप को रद्द कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। NRC अकेले आता तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। CA को लाके बीजेपी पार्टी क्या दिखाना चाहती है? बीजेपी का जो चेहरा है वो पूरा खुल चुका है। हम लोगों को एक होना चाहिए और हिंदुस्तान के संविधान को और हिंदुस्तान की रक्षा करना चाहिए। हम इसे कानून को मानते नहीं है, और जो भी कानून पास करना है इसके अपोजिशन पार्टी कोई नहीं है बोल के बिल्ली आंख बंद करके दूध पीते ना, ऐसा मत पिए मोदी जी। ये हम लोग अब जो 28 MP हैं, इंशाल्लाह 28 MPों के घर पे जाएंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक हज़ार नौजवान, हज़ार लोगों मिल के जाएंगे हम लोग। अब हमारा आगे कार्रवाई वही है कि MPों के घर पे जाके हमें एहतजाज करेंगे रहेगा। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि NRC और CAA के ख़िलाफ़ बेंगलुरु के लोग एहतजाज के सिलसिले को जारी रखेंगे। कैमरामैन गुरु शेखर के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। CAA की हिमायत में आज जयपुर में बीजेपी का पुरबोध जन सम्मेलन का इनकाद किया गया। उसमें बीजेपी के नायब सदर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। शिवराज सिंह चौहान ने CAA के अहम नुकात को अवाम के सामने पेश किया। उन्होंने कांग्रेस समेत दीगर पार्टियों पर CAA को लेकर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी हेडक्वार्टर पर मुनक़िदा जलसे में अशोक प्रणामी, अरुण चतुर्वेदी, ओंकार सिंह समेत दीगर लीडरों ने शिरकत की। आज जयपुर के प्रबुद्ध नागरिक बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, एकदम साफ है कानून, किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि नागरिकता उनको देने वाला है जो प्रताड़ित होकर आए हैं। 31 दिसंबर 2014 तक ऐसे कुछ प्रावधान किए गए कि उनको आसानी से नागरिकता मिल जाए। इसमें किसी को बाहर नहीं निकाले जाने वाला। नागरिकता रजिस्टर की बात होती है, वो तो अभी बने ही नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी जी पे तो नाज होना चाहिए। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, बाय हार्ट, नरेंद्र मोदी इनके लिए भगवान बन के आए हैं, जो प्रताड़ित थे और नारकी जिंदगी जी रहे। भगवान ने जीवन दिया, मां ने जन्म दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने फिर से जिंदगी दी है। हज 2020 के लिए मरकजी हज कमेटी के जरिए हज फॉर्म की तारीख में 3 बार तौसी किए जाने के बाद भी आज़मीन हज की तादाद गुज़िश्ता साल के आज़मीन हज से बहुत कम है। इस साल 3 बार तारीख में तौसी किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से कुल 13,200 आज़मीन हज ने दरख्वास्त फॉर्म जमा किए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल मध्य प्रदेश से 16,474 आज़मीन हज ने दरख्वास्त फॉर्म जमा किए थे। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज के फॉर्म की कम तादाद को देखते हुए हज कुरानंदाजी होने तक हज फॉर्म के जमा किए जाने के सिलसिले को जारी रखने का मुतालबा किया है। अभी 6 दिन की इजाफे में 700 फार्म हमारे यहाँ जमा हो गए हैं, और मेरा तो यही अनुरोध है हज कमेटी से कि जब तक अपन कुरानंदाजी नहीं कर रहे हैं, जब तक फार्म भरने दें, क्योंकि बड़ी इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो बड़े हंगामे खेज़ हैं।
और उस हंगामे के अंदर भी हम 100 से ऊपर फार्म रोज़ाना मौसूल कर पा रहे हैं। तो अभी तो तारीख़ का कोई बंद करने का ऐलान नहीं होना चाहिए, बल्कि जब तक हम पूरे नहीं कर रहे हैं जब तक फार्म भरते रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात इस बात को इशारा कर रहे हैं कि हम लोग कम फार्म भर रहे हैं। नवाब दोस्त मोहम्मद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम भोपाल में जंग आज़ादी और मुसलमानों के उन्वान से कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुमताज़ दानिश्वरों के साथ मौरिखीन ने शिरकत की और इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। इस मौके पर मुमताज़ मौरिख खालिद मोहम्मद खान की किताब जंग आज़ादी और मुसलमान का भी इजरा किया गया। हिंदुस्तान की तहरीक के आज़ादी में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियाँ रोज़ रोशन की तरह आया है, लेकिन आज़ाद मुल्क में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियाँ जिस तरह पर्दापोशी की जा रही हैं उस पर मुस्लिम दानिश्वरों ने तशवीश का इजहार किया। इस आज़ादी के लिए जो है वो मुसलमान माओं ने अपने लख्त जिगर को और मुसलमान सुहागनों ने अपने सुहाग को आज़ादी के परवान चढ़ाया है, तो वो उस बात को उजागर करने के लिए कि हमारे दीगर जो वतन के लोग हैं उन्हें भी इस बात का एहसास हो, उन्हें भी मालूम हो कि मुसलमान का आज़ादी में जो है वो बराबर की हिस्सेदारी है। तो उससे होगा क्या कि आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा होगा। दूसरे जितने भी आज़ादी के दीवाने और परवाने हैं उसमें ख़ास तौर से मुस्लिम, उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस किताब में है कि आज हमारी मौजूदा नस्ल आमतौर से और ख़ासतौर मुसलमान हमारी जो माजी है उससे नावाकिफ़ होते चले जा रहे हैं। तो हम इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं और तमामी नाज़रीन और सामीन से इस बात की अपील करते हैं कि यहाँ की सही तारीख़ को पढ़ें। इससे जो मुसलमानों के जिन लोगों ने जंग आज़ादी में काम किया है उनके बारे में पूरी जानकारी इस किताब में मौजूद है। और उन्होंने जिस तरीके से इस किताब का पूरा लेखा जोखा और असली दोस्त मोहम्मद खां के वंशज हैं, और इस किताब को जब इन्होंने लिखा है तो मुझे उम्मीद है कि जो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी और जो फ्रीडम फाइटर मुस्लिम्स हैं उनके बारे में इसमें पूरी जानकारी। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज यानी 12वीं जमात के उर्दू लेक्चरर्स के लिए गुलबर्गा में 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में रियासत भर से आए उर्दू लेक्चरर्स शिरकत कर रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कर्नाटक में 12वीं जमात के नताइज का फीसद मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले कम बताया जाता है। रियासती हुकूमत कामयाबी की शरह को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही हैं। इसी मुनासबत से 12वीं के कम अज कम 20 मज़ामीन के लेक्चरर्स पर भी मेहनत की जा रही है। इस तनाजुर में उर्दू लेक्चरर्स की भी तरबियत की जा रही है। तुलबा में उर्दू अदबी ज़ौक़ की तरबियत, नस्र व शायरी की तदरीस, सवालिया पर्चों की तरतीब जैसे मौज़ूआत का इसमें अहाता किया जा रहा है। तजस्सुस होता है, तहय्युर होता है। तजस्सुस तहय्युर स्टूडेंट के पास ज़्यादा रहता है, नौजवानों के पास ज़्यादा रहता है, तो वो तजस्सुस तहय्युर के नतीजे में भी वो उसका ज़ौक़ बढ़ने लगता है, उसको पढ़ने का ज़ौक़ बढ़ने लगता है। यानी इंसानी जीन्स की भी या इंसानी तख्लीक़ की भी और इंसानी शऊरी कैफियत को भी समझने के लिए एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो जहाँ अपने असलाफ़ को पढ़ रहा हो, जहाँ अपनी तारीख़ को पढ़ रहा हो, वहाँ मौजूदा दौर और फिर आने वाली साइंस की जो बड़ी चीज़ें हैं उनसे भी कमा को उसकी वाक़फ़ियत हो।